हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर 6 को, जो कि है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ बातों को डिकोड करेंगे इस तरीके से कि क्या हम जो नॉर्मल नॉर्मल पार्लेंस में, नॉर्मल लैंग्वेज में, डे टू डे रूटीन में द वे वी यूज द टर्म एटीट्यूड, क्या ये सच में वही होता है जब हम ये कहते हैं कि तेरे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उस बंदी में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है? क्या ये वही एटीट्यूड है, या फिर साइकोलॉजी में एटीट्यूड कुछ अलग होता है? और उसके साथ ही हम बात करेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सोशल कॉग्निशन। दिस चैप्टर विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, और काफी बढ़िया चैप्टर है। तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी कशिश अंबर, इससे क्वेश्चन निकलने की संभावना काफी ज्यादा है कि सोशल साइकोलॉजी क्या होता है। यहीं पर आपको उसका मिल जाएगा, बाकी पूरे चैप्टर के अंदर शायद से ही कहीं आपको डेफिनेशन मिले इसकी। सोशल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कि लोगों के बिहेवियर को, उनके बर्ताव को, उनके रवैये को इन्वेस्टिगेट करती है। लोगों का व्यवहार, उनका रवैया, उनकी शक्ल पे खुशी, दुख, गम, कुछ भी चीज़ जो झलकती है, कैसा भी जो इमोशन झलकता है, और वो मन में क्या सोच रहे हैं, और उस सोच के बेसिस पर वो एक्शन क्या लेते हैं, उनका बिहेवियर कैसा निकलता है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना दो चीज़ों से लिंक कर कर कि लोगों का बिहेवियर दूसरों से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और सोशल एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है। और दूसरा पहलू ये, लोगों का बिहेवियर दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर से और सोशल एनवायरनमेंट से कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और किसी का बिहेवियर दूसरों को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है, और उनके आसपास के लोगों को, समाज को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। दोनों बातें। अब मैं बड़े एक्साइटमेंट से कशिश में आपसे मिलूं और आप मुझसे बात ही ना करो, तो मेरा बिहेवियर जो होगा वो बहुत ओवर एक्साइटेड मोड से हो सकता है कि कबीर सिंह वाले गुस्से वाले मोड पर आ जाए। और सिमिलरली अगर मुझे बिजी देखो और अगर आपको अटेंशन ना मिले कशिश, तब भी आप मतलब दुखी होगे या परेशान होगे या गुस्सा होगे या विड्रॉ कर जाओगे सिचुएशन से। सिमिलरली जिन पार्टीज में कशिश, माहौल तो बड़ा रंगीन होता है, लेकिन आए सारे बेवकूफ लोग होते हैं, उनमें आपका मन लगता नहीं है। जिनमें माहौल सो भी हो, बेकार सा भी हो, लेकिन आपके चाहने वाले और आप जिनको चाहते हो, अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं, तो देन योर सोशल एनवायरमेंट इज वेरी गुड। दिस स्टडी इज कॉल्ड एज सोशल साइकोलॉजी। क्लियर? कई लोग कहते हैं ना कि साइकोलॉजी करके वी वांट टू बिकम अ सोशल साइकोलॉजिस्ट। बताओ। ये चीज है, समझ में आई? डेफिनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक है। अब देखो, सोशल बिहेवियर को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ये सोशल बिहेवियर वही है कशिश, हमने वो पढ़ा था ना, अंबर, आपने चैप्टर 1 में भी देखा होगा, सिचुएशनिज्म। सिचुएशन के बेसिस पर हम अलग अलग परिस्थितियों के बेसिस पर हमारा व्यवहार चेंज होता है, और हमारा व्यवहार हमारी जिंदगी में परिस्थितियों को भी चेंज करता है। अब आप कहोगे यार, पहली वाली बात तो आपकी समझ में आ गई कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। हमारा बिहेवियर सिचुएशन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है? अब कशिश, मान लो कि आपसे बहुत लोग बात करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप सबसे अगर बदतमीजी दिखाते रहो ना, और सबका अगर आप फायदा उठाते रहो, या अगर आप मतलब क्रूअल टाइप की अगर लेडी बन जाओ, तो आप सारे, हो सकता है प्रीशियस लोग या कोई भी पर्सन ऐसा अपनी जिंदगी में ऐसे कीमती लोगों को खो दे, और फिर वो एक दिन अपने आप ही अपनी परेशानियों में पागल हो होकर मर जाए। तो जिंदगी में परिस्थितियां भी हमारे बिहेवियर से बहुत ज्यादा बनती हैं, ये भी चीज होती है। और ये चीज प्रूव करती है कि लाइफ ना लक फैक्टर से नहीं चलती है, लक खुद बना सकता है पर्सन। अगर अंबर आप किसी से अच्छे ढंग से बात ही ना करो, सबको बेवकूफ बनाते रहो, और लोगों को ये वाली बात समझ में भी आ रही है, तो दुनिया पागल थोड़ी ना कि आपके पीठ पीछे आती रहेगी। कहते हैं ना, रिश्ते निभाने से निभते हैं, ऐसी सिचुएशंस बनाने से बनती हैं। ऐसा सोशल साइकोलॉजी का कहना है।
बिकॉज ऑफ सोशल इन्फ्लुएंसेस, जो सोसाइटी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, तो हम ना उस इन्फ्लुएंस की बदौलत बड़े सारे अपने व्यूज बनाते हैं, हमारा एटीट्यूड भी बनता है लोगों के बारे में, डिफरेंट इश्यूज के बारे में, और हमारे खुद के बिहेवियर और दूसरों के बिहेवियर के बारे में। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको पहले डेफिनेशन देने जा रहा हूं। एटीट्यूड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक डेफिनेशन देने जा रहा हूं। सबसे पहला कंसेप्ट, इंप्रेशन फॉर्मेशन। इंप्रेशन फॉर्मेशन एक ऐसी चीज होती है, व्हेन वी मीट पीपल, हम दूसरों की पर्सनल क्वालिटीज के बारे में ना कुछ इन्फ्रेंसेस जानते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। आपको उनसे मिलकर ऐसा लगता है ना कि आपका मन उनके बारे में कुछ सोच रहा है, कुछ फील कर रहा है। आप, हो सकता है वो बड़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगे आपको, और हो सकता है आप टर्न ऑफ हो जाओ देखकर। वेरियस इन्फरेंसेस वी ड्रॉ अबाउट पीपल व्हेन वी मीट देम, इस चीज को कहते हैं इंप्रेशन फॉर्मेशन। नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अब ध्यान से सुनो, जब हम लोगों से मिलते रहते हैं ना, और एक पर्टिकुलर पर्सन जो है एक पर्टिकुलर वे में हंसता है, एक पर्टिकुलर वे में बोलता है, उसकी चाल चलने का, भागने का, दौड़ने का, बात करने का, बात करते करते हाथ हिलाने का एक तरीका होता है, तो हमारा मन कई बार ये सोचता है, लोगों को ऑब्जर्व करते करते, ये हमेशा पर्सन ऐसी हरकत क्यों कर देता है। कई लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है कशिश, कि सब कुछ जब बढ़िया चल रहा होता है तभी पर्सन औकात दिखा देते हैं अपनी, कहीं होता है कि नहीं होता। then we assign various then we assign various causes behind their behavior। क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कत, क्या सब कुछ स्मूथली क्यों नहीं चल सकता। जब मन इस चीज में विचलित होता है ना, तो आप समझ जाओ आपका मन कुछ नहीं कर रहा है, एट्रीब्यूशन कर रहा है। यू आर एट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर कॉज बिहाइंड अ पर्टिकुलर पर्सन बिहेवियर, कि इसने इस सिचुएशन में ऐसा क्यों करा, क्या इसको इतना सा भी ट्रस्ट नहीं था मेरे ऊपर, या फिर आज तो इसने मेरा मूड ही बना दिया बहुत अच्छा, क्या दिन बना दिया, क्या मूवमेंट बना दिया, ये तारीख में कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकती, अच्छे वे में भी बुरे वे में भी। ये जो बातें हमारे मन के अंदर चलती रहती है ना, इसको एट्रीब्यूशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये चैप्टर अभी स्टार्टिंग में बोला मैंने, जीने का एक पर्सपेक्टिव देगा, सोच समझने का एक पर्सपेक्टिव देगा। इस चैप्टर को अगर ध्यान से सुन लिया ना, तो मैच्योर बन सकोगे लाइफ में। और एक चीज बताऊं मैं जरा, अंबर, कशिश, एट्रीब्यूशन है बड़ी एक पर्सनल सी चीज होती है। कशिश, कितने से भी कितना क्लोज पर्सन कुछ ना हो, लेकिन दिमाग बहुत कुछ जो सोच रहा होता है, हर चीज तो हम शेयर नहीं करते ना अपने पार्टनर या किसी भी पर्सन के साथ। बहुत सारी चीजें हमारा मन सिकोड़ कर भी रह जाता है ना, बातें कि छोड़ यार इसको बताकर क्या करना है, फिर तो यार ये अच्छा वाला सब कुछ चल रहा है, कलेश वाली बात है यार ये तो फिर। लेकिन हमारा दिमाग एक चालाक होता है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पर्सन की एक हिंट को पकड़ तो लेता ही है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में। वो अलग बात है कि हम फटाफट उसे इग्नोर कर देते हैं, अरे नहीं नहीं सोच, इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं, शायद से मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, शायद से मैं ओवरथिंक कर रही हूं। लेकिन जब ऐसा हो तो समझ जाओ दिस इज एट्रीब्यूशन। ये जो इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन है ना, ये इन्फ्लुएंस होता है लोगों के एटीट्यूड से, और एटीट्यूड प्लस इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एट्रीब्यूशन, इन तीनों को कंबाइन कर दो, एटीट्यूड प्लस इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एट्रीब्यूशन, इन तीनों को कंबाइन करके जब हम दुनिया और दुनिया से जुड़े लोगों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़ी हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है इस समाज के बारे में, इस दुनिया के बारे में, हमारे बॉडी से बाहर किसी भी पर्सन की बॉडी है उसके बारे में, इसको हम लोग कहते हैं सोशल कॉग्निशन। यानी कि कशिश, अंबर, ऐसे ही समझना, आज तक ये मतलब कभी भी आज तक आप लोगों ने जिस भी पर्सन को समझा है, चाहे वो आपके माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी पर्सन हो, आपके दोस्त यार हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जिंदगी में जिन जिन से मुलाकात होगी और हो चुकी है, हमेशा आपका पर्सपेक्टिव इन 3 पैरामीटर्स के बेसिस पर उनको जानता है। अगर नहीं जानता होता कशिश, तो एक मेरे को बात बताओ, 15 मिनट की मीटिंग में तो लोग अरेंज मैरिज भी तय कर आ जाते हैं।
75 साल निभाने के बाद या 50 साल निभाने के बाद उनको कर क्या जाते हैं, और 10-10 साल के रिलेशनशिप के बावजूद भी मुकर जाते हैं उस रिश्ते में रहने से हमेशा के लिए, और बंधने से और निभाने से। ये 3 चीजों की वजह से होता है, एटीट्यूड की वजह से, इंप्रेशन फॉर्मेशन की वजह से और एट्रीब्यूशन की वजह से। इंप्रेशन फॉर्मेशन तो बल्कि मैं आप लोगों को बताऊं इतनी खतरनाक चीज होती है कि आज जो पर्सन अगर बहुत प्यारा है ना, जिसके लिए मैं जान तक दे सकता हूं, हो सकता है 10 साल के बाद मेरा इंप्रेशन फॉर्मेशन, उसका इंप्रेशन फॉर्मेशन मेरे दिमाग में कुछ इस प्रकार से बस जाए, मैं उसकी शक्ल देखना मंजूर ना करूं। मैं दिमाग हर बार हर चीज को टेस्ट करता है टाइम टू टाइम। अगर ऐसा ना हो ना, तो जो फर्स्ट मीटिंग की जो हीट होती है ना किसी भी पर्सन से मिलने की, वो क्यों नहीं बरकरार रहती? लोग मरते रहते हैं यार, इससे मेरी शादी हो जाए, ये मेरी बंदी बन जाए, एक बार इसको किस करने का मौका मिल जाए। वो हीट क्यों नहीं रहती फिर उसके बाद? क्यों रोना छूटता है कुछ टाइम के बाद? या फिर अगर शादी हो भी गई है तो वो दिन भर एक दूसरे को देख देख के खुश क्यों नहीं हो रहे हैं वो पहली मीटिंग की तरह? इंप्रेशन फॉर्मेशन। यूज टू जिसको हम कहते हैं ना, वो यूज टू वैसा कोई वर्ड ही नहीं होता। एवरीथिंग वर्क्स ऑन द इंप्रेशन फॉर्मेशन। मोर ओवर, सोशल कॉग्निशन जो है ना, ये एक्टिवेट कैसे होता है, मतलब हमारा दिमाग इतना कुछ वर्क कैसे करता है कि हम एटीट्यूड, इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एक पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर के कॉजेज, बिहेवियर के पीछे जो कॉजेज है इसको जो असाइन करता है, दिमाग इतना कुछ कर कैसे लेता है? दिमाग इतना कुछ इसलिए कर लेता है क्योंकि उसके पास एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव यूनिट्स, और इन कॉग्निटिव यूनिट्स को बोला जाता है स्कीमास। स्कीमास कुछ नहीं होता, एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है। मेंटल फ्रेमवर्क मतलब क्या? आपका अगर मूड खराब है ना किसी पर्सन को लेकर, लेकिन अगर मैंने आपका कुछ बुरा नहीं कर रखा ना, आप मुझसे फिर भी तहजीब से, तमीज से, बहुत प्यार से बात करोगे। हो सकता है आप अपनी परेशानी भी मुझसे शेयर करो। स्कीमास ना आपके दिमाग में एक प्रकार से, ऐसा याद रखना, कंपार्टमेंट्स होते हैं। अंबर, कशिश, यहां पर ना आपने हर किसी को एक अलग दर्जा दे रखा होता है। इस पर्सन से, ये पर्सन मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन इससे मैं 100% बात शेयर करता हूं। ये पर्सन मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ है, लेकिन इससे इससे मैं उतनी ही बातें करता हूं जब तक कलेश ना हो, तब तक, मतलब कलेश ना हो उतनी ही बातें इसको पता होती हैं। ये पर्सन मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन इसको मुझे टच करने का पूरी तरीके से अधिकार मैंने नहीं दे रखा। ये पर्सन मेरी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके साथ आई लाइक स्पेंडिंग टाइम, मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। इस प्रकार की कैटेगरी के 1000 तरीके के इंसान हमारी जिंदगी में आते जाते रहते हैं ये। और ये चीज दिमाग जो डिसाइड करता है ना, हर किसी को एक अलग दर्जा देना कि किसकी लाइफ में मेरी जिंदगी में हर रिश्ते के, किस रिश्ते के कितने अधिकार मैं दूंगा, ये स्कीमास है और कुछ नहीं है। ये स्कीमास है, और ये चीज ना बढ़ती गिरती रहती है। जरूरत के वक्त पे अगर कोई आपका साथ देना, तो स्कीमास उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर बिठा लेता है। यानी कि अगर मैंने ये सारे जो कमरे बनाए थे ना, इस कमरे में वो भले ही वो पर्सन गर्लफ्रेंड ना हो, बॉयफ्रेंड ना हो, हस्बैंड ना हो, वाइफ ना हो, भाई ना हो, बहन ना हो, माँ ना हो, बाप ना हो, दादा ना हो, दादी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वो पर्सन एक दिमाग में ऐसा रहेगा कि मेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जिंदगी में, जब ये 700 करोड़ की आबादी भी मुझे ठुकरा देगी ना, इस पर्सन के ऊपर आई कैन रिलाई 100%। मैं इस पर्सन से अपनी बैंक डिटेल, यूपीआई आईडी, अपनी पर्सनल से पर्सनल बात, शर्मनाक से शर्मनाक बात, दर्द भरी से दर्द भरी बात, मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूं और कर सकती हूं। स्कीमास ऐसे ऐसे दर्जे दे देते हैं पर्सन को, कॉग्निटिव प्रोसेसेस को। लेकिन ये जो बातें होती है ना, ये कभी भी डायरेक्टली देख कोई नहीं सकता। ये हमें सिर्फ लोगों से पता लग सकती हैं उनके एक्सटर्नली शोन बिहेवियर से। एक्सटर्नली शोन बिहेवियर कैसे? या तो पर्सन वो प्रॉपर तरीके से अपना बिहेवियर शो ही कर रहा हो, बता रहा हो, या फिर वो बोलकर बताए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अमर आप रिलेशनशिप में हो और कोई बंदी आपसे बोले कि यार मतलब तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, उसको छोड़ दे, तो ये जो चीज है कि आपने किसी और को इतना दर्जा दे रखा है, तो आप ये एक्सटर्नली बोलकर, बल जो आपका बिहेवियर है जो यहाँ पे लिखा हुआ, आप बोलकर ही तो समझाओगे कि नहीं यार मैं किसी और के साथ हूं। और जब आप कशिश ये बोल देते हो कि मैं किसी और के साथ हूं, ये हूं, तो उसका मतलब वो स्कीमास पे हावी है ना।
मजा तो तब आता है कशिश जब शादी में आपकी कोई और आए और जो बंदा था वो ना मिले हस्बैंड की फॉर्म में। तो लोग कहेंगे यार बड़ी कमीनी यार, तो यार इससे बड़ी तो मुझे यहाँ कर देती, ये वो थोड़ी ना है। तूने तो मुझे ताने मारे थे, मैं भी उसके साथ हूँ। अभी बताता हूँ उसको, रुक जा भाई साहब, जरा 2 मिनट साइड आना। तो इसके जो एग्जाम्पल है ना, कि लोगों की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में कितनी होती है और लोगों से हम कितनी किस हद तक नफरत कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है सोशल फैसिलिटेशन और सोशल इनोवेशन। सबसे सिंपल इसका एग्जाम्पल जो आपको लिखना होता है, एक पर्सन, एक बंदी अपने बंदे को सपोर्ट करने आई है, उसका कोई एग्जाम है या फिर वो कोई स्पोर्ट्स का मैच खेलने है, स्पोर्ट्स का मैच चल रहा है उसका। मैं जो इसका एग्जांपल लिख कर आता था प्रॉपर, जो मुझे आज भी याद है, मैंने प्रॉपर यही लिखा था जब मुझे क्वेश्चन आया था कि अनुष्का शर्मा एंटर्स द स्टेडियम व्हेन विराट कोहली इज प्लेइंग। तब शादी नहीं हुई थी उनकी। तो यहां पर सोशल फैसिलिटेशन, जब किसी की प्रेजेंस से, जरूरी नहीं है वो प्रेजेंट हो, कभी कभार किसी को इमेजिन कर कर भी ना हमारी सोशल फैसिलिटेशन हो जाती है। फैसिलिटेशन का मतलब होता है, मैं अच्छा ये चीज तो बताई नहीं मैंने, फैसिलिटेशन का मतलब होता है इंप्रूवमेंट इन वंस परफॉर्मेंस बाय थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन और द एक्चुअल प्रेजेंस ऑफ दैट पर्सन। या तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं या वो पर्सन एक्चुअली हमारे सामने प्रेजेंट है। ये दो चीजें। और जिंदगी में हर एक चीज की प्राप्ति अगर कोई पर्सन करता है ना, अगर किसी की जिंदगी में कोई एक इंसान है, तो वो उसके बारे में सोचकर करता है कि मुझे किसी की नजरों में काबिल नहीं बनना, लेकिन उसकी नजरों में काबिल बनना है। या तो वो पर्सन उसको इमेजिन करता है कि यार इसके बाद देखना जब मैं इतने ये चीज होगी, या फिर मेरे को इसमें गोल्ड मेडल मिलेगा, या मैं ये अवार्ड जीतूंगा, तो उसको कितनी खुशी होगी, मैं उसकी आंखों में अपना चेहरा देखना चाहता हूं उसके बाद। या वो एक्चुअली सामने वो मौजूद हो, गर्व फील करवाना किसी को भी, ये सोशल फैसिलिटेशन है। अब दूसरे तौर पर कशिश कुछ मनहूस लोग भी होते हैं हमारी जिंदगी में, कि जिनके बारे में सोच लो तो मूड खराब हो जाए, ये जो एक्चुअली सामने आ जाए तो वो मनहूसियत की जीती जागती मूरत हो, तो उनके आने से हमारी जो परफॉर्मेंस हो वो इनहिबिट हो जाए, यानी कि रुक जाए, हमारी परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाए, वो गिर जाए। इसको कहते हैं इनहिबिशन। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट समवन, या कोई जब एक्चुअली प्रेजेंट हो उस सिचुएशन में और उसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ने की जगह डिक्रीज हो जाए, इसको कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन, और एक बात और मैं बता दूं, सेम पर्सन या सेम सिचुएशन कभी कभार आपकी सोशल फैसिलिटेशन और थोड़े टाइम वक्त बाद जिंदगी में जैसे जैसे वक्त बीते तो वो इनहिबिशन भी बन सकते हैं। कैसे? रिलेशनशिप का कोई एक पर्सन, कि जिसके साथ घूमने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए कोई पर्सन मरता था, जिससे बहुत गंदा ब्रेकअप हो जाए या वो पर्सन दूर चला जाए, जब किसी एक वाइफ का, किसी हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स हो गया हो, वही अगर कहीं पर प्रेजेंट हो ना, तो ठंडा खून पड़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब नहीं है रिलेशन, अब बहुत सालों की बात है, लेकिन अगर उसको कहीं देख लिया तो ठंडा खून पड़ जाएगा। इसका एग्जांपल जैसे मैं बताऊं तो, ए दिल है मुश्किल में अच्छी खासी वो रणबीर कपूर के साथ पेरिस की ट्रिप पर जाती है कशिश, वहां पर उसको डीजे अली मिल जाता है और पूरे का पूरा मूड खराब। ठीक है, ये ए दिल है मुश्किल तो देखी होगी तुम लोगों ने। दैट इज पर्सन की परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट या फिर डिक्लाइन जब दूसरे प्रेजेंट हो। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, ये फ्रेश कंसेप्ट है, प्रो सोशल बिहेवियर। आप किसी के चेहरे से वाकिफ रखते हो चाहे ना रखते हो, किसी से प्यार करते हो चाहे ना करते हो, वो आपका अपना पर्सन है चाहे नहीं है, पराया है चाहे कैसा भी है। जितने लोग जरूरतमंद हैं और जो लोग जिंदगी में किसी एक गंभीर सिचुएशन या परिस्थिति से जूझ रहे हैं, आप उनकी जिस प्रकार से मदद एक कर सकते हो विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आशीर्वाद की उम्मीद भी आपको नहीं होनी चाहिए, आप दिल से वो काम कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न,
यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स जो कि नीड में है या डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में है या उसे जूझ रहे हैं। अगर आपके वर्ड्स, शब्द मुंह से निकले हुए लाइट बना सकते हैं उनको, उनकी परिस्थिति को, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। आपका दिया हुआ कुछ पैसा अगर लाइट बना सकता है उनको, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। आपका दिया हुआ खाना अगर उनकी मदद कर सकता है, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। आपका हाथ पकड़ के किसी बुजुर्ग को, किसी विकलांग को, किसी ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करवाना, दैट इज ऑल्सो प्रो सोशल बिहेवियर। लेकिन ये नहीं कहना चाहिए क्या कशिश, आंटी 50 रुपए रखो मेरे हाथ में वरना वहीं छोड़कर आ जाऊंगी आपको जहां पर आप खड़े थे, और इस बार तो बस के आगे कुचल दूंगी मैं आपको। दिस इज नॉट प्रो सोशल बिहेवियर। कशिश तो गुंडागर्दी है ना। ऐसे मत करा करो कशिश, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आए, बताओ। हाँ, अच्छा। हम जब लोगों से मिलते हैं ना, जब जो सामने वाला आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, कशिश मान लो मैं आपसे पहली बार मिला, सामने से आप जो मुझे दे रहे हो ना, काइंड ऑफ अपनी रिफ्लेक्शन, आपकी बातें, आपकी लुक्स, आपने कोई चीज ऐसी बनाई कि आप आने वाले थे तो मैंने खाना बनाया, या कोई एक चीज बनाई है, चॉकलेट बनाई है, आइसक्रीम बनाई है, ब्राउनी बनाई है, कुछ भी, ये सारी चीजें आपने मुझे फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करी, तो मेरे दिमाग में इन सारी एक्टिविटी को लेकर के कशिश से मुझे ये सब कुछ देखने को और पाने को मिला है। दैट विल बी इंप्रेशन फॉर्मेशन। अब कुछ मुलाकातें हमारी होने लग गई ऐसे ही, और मैंने फिर ये देखा यार ये बार बार अपनी क्या कहते हैं, बालों को ऐसे ऐसे करती रहती है, ठीक है, बार बार इसको ना ऐसे करने की आदत है। तो दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं आती, जैसे कई लोग ना अपनी आंख को बहुत ज्यादा ऐसे करते रहते हैं, या फिर जब भी वो बात करेंगे हो सकता है कि आप ना मतलब हाथों का बहुत यूज कर करके बात करो, जब भी आप कुछ बोलो तो हाथ उठाओ, उछालो, और पता चला बात करते करते दो चार तो मेरे मुंह पे भी आ गए हाथ आपके, दर 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 दर। अब वो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन हो या फिर आपका तरीका ही हो बात करने का। जब मैं ये सोचूंगा ना कि यार ये ऐसे क्यों बिहेव करती है, ये ऐसे क्यों चलती है, इसकी ये हैबिट ऐसी क्यों है, ये बार बार ये क्या कहते हैं, आंख क्यों मीचती रहती है अपनी, तो ये चीज जो होती है इसको एट्रीब्यूशन कहते हैं। अब ये तो बहुत छोटे लेवल पे मैंने बात करी। अब जैसे मान लो एट्रीब्यूशन का बेस्ट एग्जांपल मैं समझाऊं, इंप्रेशन फॉर्मेशन इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ कशिश, ऐसा मान लो कि इनिशियल वो चीज है जब आप इनिशियली किसी से मिल रहे हो। अब इनिशियल मिलकर आप बहुत सारी चीजें, सवाल जवाब आपके दिमाग में आते हैं। जब मुलाकातें होने लग गई फॉर एग्जाम्पल मान लो, और फिर आप ये कहो कि आई विल कॉल यू बैक किसी एक पर्सन से, मेरा भी बात करने का मूड नहीं है, तो सामने वाला पर्सन ये सोचेगा सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, अब ये मूड क्या है, चलो एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार बार हो गया, 40 बार हो गया, तो फिर सामने वाले पर्सन के दिमाग के अंदर जो आप स्टोरी जगा रहे हो ना कि यार ये बार बार ये कौन सा मूड स्विंग है यार, ये क्या बात हुई कि मेरा मन नहीं है, मैं बाद में ये वो करके, जब इसको आना होता है तब ये थूक कर चाटने वाला पर्सन है, और जब इसको नहीं आना होता है तब ये अपने मूड बेस के बेसिस पर पर्सन है। इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन, जो आप स्टोरी सुचवा रहे हो दूसरों के दिमाग में, क्योंकि सामने वाला पर्सन फिर इस असमंजस में है कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट पर्सन पर्टिकुलर बिहेवियर एक पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में। इसको कहते हैं एट्रीब्यूशन। अब समझ में आया अच्छे से? हाँ, ये कैसे सारे चैप्टर मारने के लिए रखे हुए हैं। चलो अब हम बात करते हैं छोटे से कंसेप्ट के बारे में। इसके ऊपर कभी अभी लास्ट 9 इयर्स में तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। ये क्योंकि बोल्ड में नहीं दे रखा है, छुप कर दे रखा है। ओपिनियन क्या होते हैं? देखो, ओपिनियन ना, ओपिनियन इज जस्ट लाइक समथिंग कि आपसे किसी ने कुछ पूछा है एंड यू आर नॉट, मेरी बात ध्यान से बिल्कुल सुन लेना, यू आर नॉट एट ऑल बाउंड बाय एनी सर्कमस्टांसेस और एनी सिचुएशन कि आप एक पर्टिकुलर वे में ही उस चीज का आंसर करो, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इट इज जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर जहां पर आपको पेन दे दिया गया और ये बोल दिया गया है जो टॉपिक जो भी चीज आपके दिमाग में आए आप बस लिखो। तो यानी कि
फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें आपके पास कोई चॉइसेस ना हो और आप जो मर्जी उसमें भर सको, दे आर जस्ट लाइक ओपिनियन. ओपिनियन इज वॉट यू थिंक. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. आप जैसे हो ना, अगर आपको लगता है कि आपकी बातें, आपकी थिंकिंग दूसरों के चेहरे पे हंसी ला पाती हैं और आपको सब लोग प्यार करते हैं, तो आप ऐसा समझ जाओ कि आपके सोच विचार ना बढ़िया है. क्योंकि ओपिनियन में ना ये देखा जाता है, ओपिनियन ना सही और बुरे नहीं होते हैं. ओपिनियन आर नीदर राइट नॉर रॉन्ग. वो आपका एक सोच विचार होता है कि लिमिटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपका एक पर्टिकुलर चीज को लेकर एक ओपिनियन बन गया है. इट इज जस्ट लाइक वॉट यू थिंक अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन अ मैनर दैट यू थिंक इज राइट. तो यहां पर हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को कि तू गलत सोच रहा है, ये गलत सोच रहा है या गलत सोच रही है. ये चीज उस पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको जो वो सोच रहा है जिस भी टॉपिक के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में, उससे उसको क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं. मैं आज किसी कोई एक बार मान लो कि एक ब्यूटीफुल लेडी मिल गई मुझे, तो कश्मीर में उससे अंबर जाकर मैं कह दूंगा यार आप प्लीज अपने हस्बैंड को छोड़ दो ना प्लीज यार, अच्छा नहीं है, ये सूअर जैसी शक्ल का है और आप इतने सुंदर से हो, चले जाओ इसकी लाइफ से. वो मेरा ओपिनियन है, लेकिन वो तो रह रही है ना. आप कैसे बताओ, सूअर जैसी शक्ल वाले के साथ भी बच्चे तो पैदा हो ही जाते हैं, है ना. वो उसका ओपिनियन है कि उसको वो रखना है, तो वो पता चला वो लड़ने लगे उसके लिए, तो मुझसे आप हो कौन, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो. मैंने फायर के इर्द गिर्द रिंगा रिंगा रोजेस खेला 7 बार उसके साथ, 7 फेरे लिए मतलब. ये चीज है. ओके, ओपिनियन एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई. एक बात और कर देता हूं मैं यहां पर, इसके बारे में भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एक चीज और बता देता हूं. व्यूज क्या होते हैं? व्यूज सिर्फ ना आपके ये नहीं होते, आपकी सोच नहीं होती, आपकी आपकी थिंकिंग नहीं होती, लेकिन आपके व्यूज में ना आपके कुछ एक इमोशनल और एक्शन कंपोनेंट भी छुपे रहते हैं. मैंने अभी आपको एक टर्म यूज करा ना ओपिनियन, जब मैंने आपको बोला आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर. अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं. देखो, किसी का कोई एक व्यू हो सकता है, हरियाणा के लोग ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं, यूपी के लोग ऐसे होते हैं, एमपी के लोग ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, सारे लड़के ऐसे होते हैं. ये व्यूज ना सिर्फ विचार नहीं है, इनमें जो पर्सन अगर होल्ड करके रखा हुआ ना, एक लड़की ये कह रही है कि सारे मर्द दोगलेबाज होते हैं, कुत्ते होते हैं. अब इसके अंदर जो उसका जो व्यू है उस लड़की का, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि या तो वो किसी एक एक्सपीरियंस से होकर गुजर चुकी है जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा हर्टिंग या इमोशनल रह चुका हो? बताओ मुझे जरा. तभी तो वो ये विचार पेश कर रही है कि नहीं कर रही है. हर एक व्यू के अंदर जिसका जो व्यू है ना, हम कहते नहीं है, भाई वो तेरा व्यू है तो अपने पास रख. उसके अंदर क्योंकि हर एक पर्सन का जो व्यू होता है ना, वो एक इमोशनल और एक्शन कंपोनेंट की बेसिस पर होता है. अब बात करते हैं एटीट्यूड की. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट इजी डेफिनेशन है. एटीट्यूड, जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बात करी कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है. तेरे में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, तू बहुत ज्यादा बदल गई है, तेरे अंदर एटीट्यूड आने लगा है. दिस इज नॉट एटीट्यूड इन साइकोलॉजी. हम एक्चुअली बोलते ही गलत है. जब भी कोई ऐसा बोले ना कश्यप आपको मैसेज पे, तेरे अंदर एटीट्यूड भर गया है, तू अपने बोलने का तरीका देख, तो आप गुस्सा मत हो. वो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी आपकी तारीफ कर रहा है. और उस गवार औरत को या गवार इंसान को ये भी नहीं पता कि जो लोग आपसे ये बोल रहे हैं कि तेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, कि वो बोल ही क्या रहे हैं एक्चुअली. तो उनसे बोला करो, अबे गवार इंसान, अंग्रेजी के 4 शब्द क्या सीखा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से, मतलब पता है तेरे को या तेरे बाप को क्या एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? तो एटीट्यूड ना एक्चुअली आपके दिमाग की एक दशा होती है. सबसे पहले तो नंबर 1 एस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट ऑफ माइंड.
कि आपकी अभी मानसिक स्थिति है क्या। आप नंब हो, नम का मतलब ये होता है कि यार मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अच्छा बुरा सही गलत क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। या डम्ब हो, या एक्साइटेड हो, या नेगेटिव हो, या एनर्जेटिक हो, थके हुए हो। कभी कभार ये जो मैंने आपको जो सिचुएशंस दी, ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड कभी कभार कशिश बहुत महीनों या हफ्तों तक फ्रीज होकर नहीं रह जाता इन लेवल्स पे, बताना जरा। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर दिन में भी इतना हाई और इतना लो लेवल पर जाता है। पूरे दिन हो सकता है कोई पार्टी किसी फंक्शन में एंजॉय कराओ, रात तक आते आते घर पे थोड़ा सा आप लेट हो गए हो, कोई भी चीज़ हो गई हो, और मम्मी इतना ज़्यादा सुनाई जा रही है, पापा इतना ज़्यादा सुनाए जा रहे हैं कि पूरा मूड की माँ बहन एक कर दी। स्टेट ऑफ माइंड हमारा हमारे खुद भी सोचने की वजह से भी बदल जाता है और दूसरों की वजह से भी बदल जाता है, बताना जरा, है ना। उसके बाद एटीट्यूड स्टेट ऑफ माइंड के अलावा एक सेट ऑफ व्यूज भी होते हैं, क्योंकि जैसी मानसिक आपकी स्थिति है तो फिर कोई कोई ना कोई विचार तो उत्पन्न होंगे ही ना। और अभी हमने पढ़ा व्यूज के अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है, व्यूज के अंदर ना इमोशंस भी होते हैं और एक्शन कंपोनेंट्स भी होते हैं। यानी कि अब आप कहोगे एक्शन कंपोनेंट व्यूज में कैसे हो सकते हैं, इसकी बात क्योंकि अभी मैंने करी नहीं थी। व्यूज में जो आपके इमोशंस है ना, जो फीलिंग्स छुपी हुई हैं, आप उनके अकॉर्डिंग एक्शंस ले लोगे। आप परेशान अगर ज्यादा होने लगोगे ना, तो हो सकता है सही चीज को भी आप गलत ठहरा दो और गलत चीज को भी सही तरीके से अपना लो आप। इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है पर्सन। तो इट इज अ सेट ऑफ व्यूज और सेट ऑफ थॉट्स किसी भी चीज या टॉपिक के रिगार्डिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को साइकोलॉजी में बोलते हैं एटीट्यूड टॉपिक। अब एटीट्यूड टॉपिक ना एक इवेंट भी होता है, लेकिन इवेंट से ज्यादा साइकोलॉजी बोलती है एटीट्यूड टॉपिक एक्चुअली एक पर्सन होता है, या फिर कोई एक सिचुएशन या घटना या कोई परिस्थिति होती है, एक इवेंट होता है। ये होता है एटीट्यूड। अच्छा भला पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप पढ़ने बैठे, या लाइट चली गई, या घर पे कोई गेस्ट आ गया, या कोई बात हो गई, या किसी का मैसेज आ गया, किसी ने मूड खराब कर दिया, या कोई ज्यादा टाइम खा गया आपका, कोई भी ऐसी चीज है, या आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड ये होता है, एक सेट ऑफ व्यूज थॉट्स वगैरह होते हैं किसी भी एक टॉपिक के रिगार्डिंग। और ये जो मैंने आपकी चीज बताई ना, कि एटीट्यूड को अगर आपको जानना है ना, डेली बेसिस पर अगर आपको ये पता करना है कि मेरा एटीट्यूड मेरे अंदर कब एक्टिवेटेड है, कल सुबह टॉयलेट सीट पर बैठना, पता लग जाएगा कि अच्छा मैं जो बचपन से अभी तक टॉयलेट सीट पर बैठकर जो कर रहा था वो एटीट्यूड ही था। पर्सन विचार सोच रहा होता है जिसके उसको खुद नहीं पता होता, फ्री फ्लोइंग थॉट्स होते हैं। दैट इज द ओनली पॉइंट अनटिल एंड अनलेस आप हगते हुए मोबाइल फोन यूज ना कर रहे हो। आजकल लोग क्योंकि वो भी करने लगे हैं। अगर आप वहां पर बैठे हो, क्योंकि दैट इज द ओनली टाइम जब आपके हाथ में आपका फोन या कोई भी आपका इधर उधर चीज या आसपास कुछ सामान नहीं दिख रहा होता है, आपका बेस्ट पोटेंशियल एटीट्यूड उस टाइम पर वहां पर काम कर रहा होता है, संडास में बैठ के। और हमेशा आपके एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के, मेरे मतलब मैं ये चीज सही कह रहा हूं, मतलब मैं ऐसे मजाक की फॉर्म में नहीं कहा मैंने। मुझे बताओ जरा, कभी ऐसा होता है क्या अंबर कशिश, सीरियसली मतलब सीरियस मोड में पूछ रहा हूं, टॉयलेट सीट पर बैठकर किसी सिचुएशन या पर्सन के बारे में आज तक कभी कोई ख्याल ना आया हो, कभी भी? शाम के टाइम पर बालकनी में अगर कोई खड़ा होता है, एटीट्यूड को अगर आपने चेक करना है ना कशिश, हमेशा या तो मूड जॉली होता है या फिर शाम तक आते आते और सैड हो जाता है मूड। हम्म। अब जब ये जॉली होता है या शाम तक आते आते नेगेटिव या कैसा भी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है मूड, इसको हम लोग ये कहते हैं कि हमेशा हमारे एटीट्यूड में ना किसी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट क्या था, या तो वो पर्सन था या तो कोई परिस्थिति थी, उसके प्रति हमारा ना कोई इवेल्युएटिव फीचर होता है। हम किसी एक पर्सन या जीवन में जो आजकल चल रहा होता है उसके बेसिस पर या तो हम उसको पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, या तो न्यूट्रल क्वालिटी के साथ देखते हैं। अब पता है गलती क्या होती है कशिश, अंबर, हम ये देखते तो सब कुछ है, हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन हम ना इसको बस दिमाग के अंदर रख लेते हैं इमोशंस की फॉर्म में, एक्शन ओरिएंटेड नहीं बन पाते हम लोग।
और कशिश, एक्शन ओरिएंटेड ना बन पाना पता क्या चीज होती है? इंसान के अंदर बेशर्मी होना। जिल्लत सहन कर लेंगे लेकिन यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, है ना कशिश? बेस्ट लाइन। ये सारे के सारे जो कंसेप्ट अभी तक हमने कर लिए हैं, ये लगभग 10 से 11 कंसेप्ट हैं। इनको प्लीज याद कर लेना। आने वाले टॉपिक्स क्योंकि दोस्तों ऐसे हैं कि ये सारी चीजें ना बार बार चैप्टर में आती रहेंगी, फिर आप कंफ्यूज होते जाओगे कि ये क्या था, वो क्या था, इंप्रेशन फॉर्मेशन क्या था, एट्रीब्यूशन क्या था, एट्रीब्यूशन एटीट्यूड से अलग कैसे था, और एटीट्यूड एटीट्यूड ऑब्जेक्ट से अलग कैसे था, ओपिनियन व्यूज से अलग कैसे थे, और एट्रीब्यूशन एटीट्यूड इंप्रेशन फॉर्मेशन मिलकर सोशल कॉग्निशन क्या कैसे बनाते थे, सोशल कॉग्निशन स्कीमा से कैसे एक्टिवेट होता है, स्कीमास कैसे सोशल कॉग्निशन को डिटरमाइन करते हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको लर्न करके नहीं बैठे तो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मैं फ्लो में पहले पढ़ लूँ फिर याद हो जाएगा, फिर वो जीरो पॉइंट पे ही पहुंच जाओगे चैप्टर खत्म होने के बाद। मैं तो समझा के निकल जाऊंगा, आपको लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा चैप्टर में, साथ साथ मतलब मेरे साथ साथ अपनी गाड़ी का पहिया लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको कहा था हम बहुत आराम आराम से करेंगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।